विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड डिफेक्ट में जाने से पहले विजुअल फील्ड होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। मतलब कि जो हमारा आई जितना एरिया तक देख सकता है, ऊपर कितना, नीचे कितना, दाएं कितना, बाएं कितना, इसी को हम विजुअल फील्ड से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये आई है, ठीक है। ये ऊपर को कहते हैं सुपीरियर, इन्फीरियर, नेसल, टेम्पोरल। सुपीरियर में ये 60 डिग्री तक इसका विजुअल फील्ड होता है, नेसल में 60 डिग्री होता है, इन्फीरियर में 70 डिग्री होता है और टेम्पोरल में 100 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि जो विजुअल फील्ड है इसका मिनिमम किस में होता है, मैक्सिमम किस में होता है, तो आप SNIT से याद रखिए, स्नीत। एस में मिनिमम विजुअल फील्ड होता है और टेम्पोरल में मैक्सिमम विजुअल फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो विजुअल फील्ड है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है सेंट्रल विजुअल फील्ड और दूसरा है पेरिफेरल विजुअल फील्ड। तो अब ये दोनों होता क्या है, इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। जो हमारा आई है ना उसको ऐसे मान लीजिए कि इसको 4 भाग में हम डिवाइड किए हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये है, ठीक है। ये क्या है हमारा, मेनली जो हम अपना ये विजुअल फील्ड है वो पेरीमीटर से देखते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक फिक्सेशन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये बीच में जो है ना यही हमारा फिक्सेशन पॉइंट कहलाता है और इसके चारों तरफ इस तरह से जो घूम रहा है इसको हम आइसोप्टर कहते हैं। ये आइसोप्टर 10-10 डिग्री पे एक दूसरे से अवे रहता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि अगर ये 10 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, अगला होगा जो 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 से 30 डिग्री के बीच में जो रहता है वो कहलाता है सेंट्रल विजुअल फील्ड और 30 डिग्री से जो ज़्यादा रहता है वो कहलाता है पेरिफेरल विजुअल फील्ड, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंट्रल विजुअल फील्ड मेनली किस में देखने को मिलता है, न्यूराइटिस, मैकुलर पैथोलॉजी में। और पेरिफेरल विजुअल फील्ड तो जब ये मेनली रेटिना के पेरिफेरी पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे और इसमें क्या देख सकते हैं, तो आप इस याद कीजिए CCC। सेंटर में क्या होता है, कोन होता है और कोन क्या करता है, कलर विजन देता है। तो अगर सेंट्रल विजन होगा तो सबसे ज़्यादा क्या डिस्टर्बेंस होगा, हमारा कलर विजन। और अगर पेरीफेरल विजुअल फील्ड अफेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, तो हम रात में सही से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है सेंटर में ज़्यादा क्या होता है, कोन पाया जाता है और पेरीफेरल में रद पाया जाता है। और ऐसे नंबर की बात करें तो देखिए एरिया किसका बड़ा है, पेरीफेरल का, तो रद की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू कोन। तो पेरीफेरल में क्या होगा, मेनली हम डीम लाइट या लेस लाइट में नहीं देख पाएंगे। और ये सेंट्रल विजुअल फील्ड में क्या होगा कि हमें कलर राइट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आते हैं, एक टर्म है ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा गैंग्लियोनिक नर्व सेल है ना उसका डीजनरेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा विजुअल फील्ड कम हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो रेटिना नर्व फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये पहले देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, स्क्लेरा है, कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है और पीछे क्या जा रहा है, ऑप्टिक नर्व जा रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट मान लीजिए टेम्पोरल रेटिना है और ये वाला पार्ट नेजल रेटिना है। तो ये जो हमारा फोविया होता है ना वो इस तरफ होता है, ठीक है। अब एक मान लीजिए ये हमारा क्या है, कप है और पीछे में ऑप्टिक नर्व जा रहा है। अब एक लाइन इस तरह से खींच लीजिए। अगर नेजल नर्व में प्रॉब्लम होगा तो टेम्पोरल विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आएगा। अगर टेम्पोरल रेटिना में प्रॉब्लम होगा तो नेजल विजुअल फील्ड में प्रॉब्लम होगा। इस तरह से ये वर्क चलता है। मतलब कि सुपीरियर रेटिना कंट्रोल करता है इन्फीरियर फील्ड को, इन्फीरियर रेटिना कंट्रोल करता है सुपीरियर फील्ड को, नेसर रेटिना कंट्रोल करता है टेम्पोरल फील्ड को और टेम्पोरल रेटिना ये कंट्रोल करता है नेजल फील्ड को। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस डिस्ट्रीब्यूशन को
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिना नर्व फाइबर, तो नेसल साइड में क्या होता है, रेडियल होता है, टेम्पोरल साइड में लूप या आर्क शेप का होता है। ठीक है, अब स्कोतोमा की बात करें, मेनली स्कोतोमा होता है ये किस में, तो ग्लाकोमा में। तो डार्कनेस, कुछ नहीं दिखता है, और क्या हो जाएगा, कोई भी विजन नहीं होगा। ये मेनली कॉर्दाइटिस, मायोपिया, रेटिनल डिटैचमेंट, मैकुलर डिजेनरेशन ये सब में देखने को मिलता है। अगर टेस्ट करना रहता है तो एम्सलर ग्रीड टेस्ट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस तरह का एक पेपर होता है, मतलब इस तरह का एक होता है। इसमें आपको यहाँ पे कभी काला दिखेगा, कभी यहाँ पे काला दिखेगा, कभी यहाँ पे काला दिखेगा, तो इसी को हम कहते हैं क्या, एम्सलर ग्रीड टेस्ट। ग्लाकोमा में मेनली आपको 3 चीज़ों को मेन ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि इंक्रीज इन आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर, जो हम देख लिए। अभी हम देख रहे हैं क्या, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, और क्या, और ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, ये तीनों आपको मेनली ध्यान देना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, जो न्यूरो रेटिना रिम होता है ना, वो मेनली सबसे पहले इस कोड को याद रखिएगा। कौन सा कोड, ISNT। जो न्यूरो रेटिनल रिम है उसका अगर डिजनरेशन करे तो सबसे पहले कौन सा होगा, इन्फीरियर, फिर सुपीरियर, फिर नेजल और फिर टेम्पोरल। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ग्लाकोमा है ये मेनली वायलेट कर देता है इस रूल को। कैसे तो देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए जिसको कहते हैं बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। अब ये बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जैसे कि आपको अभी बताया, ये क्या है, फिक्सेशन पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, लेकिन जब एसोप्टर बनेगा, ये जाएगा ना यहाँ पर से, तो एसोप्टर मेनली इस तरह से जाता है, किस तरह से, इस तरह से ब्लाइंड स्पॉट को छोड़ते हुए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ISNT रूल था वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। मेनली इसमें क्या था, इसमें ये था कि सुपीरियर, इन्फीरियर, नेजल, टेम्पोरल, सबसे ज़्यादा क्या था, तो सुपीरियर था, सॉरी इन्फीरियर था, फिर सुपीरियर था, फिर नेजल था, सबसे कम एरिया ये किसका होता है, टेम्पोरल का होता है। ये नहीं कि जैसे कि हम सर्कल बनाते हैं ना कि चारों कोण बराबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें इस तरह से होता है, जो हमारा इन्फीरियर होता है वो ज़्यादा होता है, फिर ये कम होता है, फिर ऐसे कर करके ये बनता है। ठीक है, तो इसको ये वायलेट कर देता है। तो ये जो अभी देखे कि क्या था, हमारा ब्लाइंड स्पॉट था, यहाँ पर से एसोप्टर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये जो एरिया छोड़ा है ना, इसी को हम बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट होता क्यों है, तो एसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहला जो हम स्कोतोमा पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं पारासेंट्रल स्कोतोमा। क्या, पारासेंट्रल स्कोतोमा। ये अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। अगर पूछेगा अर्लीस्ट साइन क्या दिखता है विजुअल फील्ड डिफेक्ट में, तो पारासेंट्रल स्कोतोमा। इसमें मेनली क्या होता है, तो जो लोकलाइज लॉस ऑफ विजन होता है ना, वो नॉर्मल विजन के चारों तरफ होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि देखिए, ये जो हमारा फिक्सेशन पॉइंट है, इसके चारों तरफ डायोप्टर जा रहा है। ठीक है, एसोप्टर ये चला गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, या सॉरी ब्लाइंड स्पॉट है। तो हमारा जो ये पारासेंट्रल स्कोतोमा होगा ना, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है ना, जो दूसरा जो हम देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं सीदल स्कोतोमा। अब ये सीदल स्कोतोमा क्या होता है, तो सीदल स्कोतोमा मेनली इस तरह का होता है। मान लीजिए कि हमारा विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, ब्लाइंड स्पॉट था, और यहाँ पर क्या था, सेंट्रल स्कोतोमा था। ये दोनों क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं और ये सिकल सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनका आर्कुलेशन एरिया क्या होता है, 10 से 20 डिग्री के बीच में। देखिए ज़्यादा बाहर ये 10 है और ये 20 है, ये दोनों के बीच में बनाते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं? सीदेल स्कोतोमा। क्या? सीदेल स्कोतोमा। इसमें फ्यूजन मेनली पारासेंट्रल का होता है एलॉन्ग विथ ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ याद रखिए, ग्लोकोमा में क्या होता है? एक्वस ह्यूमर बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? बैक प्रेशर बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होगा? पेरिफेरल रेटिनल एट्रोफी होगा, जिसके कारण पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस होगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कंप्रेशन एट्रोफी, जिसमें ऑप्टिक नर्व मेनली क्या होता है? अफेक्ट करता है किसको? सेंट्रल विजुअल फील्ड को। ठीक है, दो समझ गए। अब तीसरा क्या है? तीसरा का नाम है जेरम स्कोतोमा। अब इसका स्पेलिंग क्या है? BJERRUM। इसमें क्या होता है? तो आपको पहले पता था, बताई थी। जो नेसल तरफ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है नर्व फाइबर का? तो रेडियल होता है। और टेम्परेलर पाथ में क्या होता है? आर्क जैसा होता है, इस तरह आर्क बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्कुरेट एरिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आर्कुरेट फाइबर्स होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है 10 से 20 डिग्री में, और मिक्स कर जाता है किससे? तो जेरम एरिया से। जेरम एरिया कहाँ पर है? तो सेंट्रल में 10 से 20 डिग्री एरिया है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं पिक्चर बना के बताती हूँ। जैसे कि हमारा क्या है, ये है फिक्सेशन पॉइंट एसोप्टर। ठीक है, यहाँ पर था मान लीजिए कि ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट आर्क की तरह क्या होगा? एक्सटेंड होगा। कैसा? आर्क की तरह एक्सटेंड होगा। कितना तक? तो सेंट्रल 30 डिग्री तक। ठीक है, और ये मेनली ऑक्यूपाई होता है आर्कुएट नर्व फाइबर में। और ये याद रखिएगा, इस लाइन को ये कभी क्रॉस नहीं करता है, ये आइदर ऊपर रहेगा या आइदर नीचे रहेगा। ठीक है, यही मेनली जो ग्लोकोमा है ना, जेरम ग्लोकोमा, यही मेनली हम जेरम स्कोतोमा है ना, इसको हम मेनली देखते हैं किसमें? तो ग्लोकोमा में। इसमें क्या होता है? या तो ऊपर डिफेक्ट होगा इस तरह से, या नीचे होगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों का इक्वल नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जो आर्कुरेट फाइबर है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है हेमी रेटिना में बिटवीन 10 से 20 डिग्री तक, और रिस्पॉन्सिबल होता है नजल विजुअल फील्ड का। ठीक है, ये जो फाइबर है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है ग्लोकोमा के लिए। जो फाइबर सबसे पहले अफेक्ट होता है उसको कहते हैं नजल फील्ड। सबसे पहले कौन सा होगा? तो टेम्पोरल की तरफ सबसे पहले अफेक्ट होगा, क्योंकि क्या होता है? टेम्पोरल में ही ना आर्कुरेट पाया जाता है, नज़र में थोड़ी पाया जाता है। तो पहले कौन सा अफेक्ट होगा? टेम्पोरल एरिया अफेक्ट होगा, और उसके बाद कौन सा अफेक्ट होगा? तो नज़र एरिया अफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक स्टोरी की तरह समझिए, क्या था? व्हेन देयर इज ए सीदल स्कोमा देयर इज जस्ट ए लाइन। मतलब कि जब एक सीदल स्कोतोमा था तो ये एक क्या था? जस्ट लाइन था। किसके किसके बीच? तो ब्लाइंड स्पॉट और किसके बीच? ये लाइन हो गया, और सेंट्रल स्कोतोमा के बीच। ठीक है, ये स्मॉल था, लेकिन बाद में ये क्या लेने लगा? आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा। लेकिन ये क्या होगा? कभी भी हॉरिजेंटल रेफी को क्या करेगा? क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये नीचे में आर्कुरेट जैसा स्ट्रक्चर बना तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इन्फीरियर आर्कुएट स्कोतोमा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ अब बना तो इसको कहेंगे सुपीरियर आर्कुएट स्कोतोमा। और ये दोनों कभी इक्वल नहीं होता है, कोई ज़्यादा कोई कम होता है। और ये जो बीच में स्पेस बनता है ना, उसको क्या कहते हैं? रोहिणी नेसल सेंट्रल स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोहिणी नेसल सेंट्रल स्टेप। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या बताया कि जो इन्फीरियर फाइबर, नीचे तरफ का जो फाइबर है उसको कहते हैं इन्फीरियर आर्कुएट स्कोतोमा, ऊपर की तरफ जो है उसको कहते हैं सुपीरियर आर्कुएट स्कोतोमा। और इन दोनों के बीच क्या होता है? अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बीच में जो बच जाता है उसको हम कहते हैं नसल स्टेप। अगर ये सेंटर में होगा तो इसको कहेंगे रोहिणी नसल सेंट्रल स्टेप, और अगर पेरिफेरल में होगा तो रोहिणी नसल पेरिफेरल स्टेप। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पर्सन मान लीजिए अगर ये देख रहा है सेंटर से, नॉट पेरिफेरल, ठीक है,
तो ऐसा लगता है कि टनल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या? टनल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि बीच में दिखता है, चारों तरफ नहीं दिखता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन। ये क्या होता है? लास्ट होता है विजुअल फील्ड डिफेक्ट। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले का पता नहीं, लेकिन अगर पूछेगा सबसे लास्ट में क्या होता है, तो सबसे लास्ट में होता है हमारा टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट। क्या होता है? टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट। जैसे कि आपको बताएंगे, अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहले विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहाँ हुआ था, तो याद है इसनत। सबसे पहले विजुअल डिफेक्ट होता है इन्फीरियर में और सबसे लास्ट में होता है टेम्पोरल पार्ट में। तो अगर कोई पूछे कि ये सबसे लास्ट में विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहाँ होता है, तो टेम्पोरल। तो चलिए अब एक ऑर्डर से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले होता है आइसोप्टर का कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा में क्या होता है, तो बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, मेनली जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि वेयर इज ब्लाइंड स्पॉट इज आउट ऑफ सेंट्रल विजुअल फील्ड। तीसरा में क्या बनता है, तो तीसरा में बनता है पारा सेंट्रल स्कोटोमा। चौथा में क्या होता है, तो सीधल स्कोटोमा। पाँचवा में क्या होता है, तो सीधल स्कोटोमा फिर और ज़्यादा एक्सटेंड करके आर्क लाइक एक्सटेंशन करेगा, उसको कहते हैं आर्कुएट स्कोटोमा, जिसका दूसरा नाम जेरम स्कोटोमा भी है। अब ये ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डबल आर्कुएट स्कोटोमा। फिर इसके कारण क्या होगा, ट्यूबुलर विजन, मतलब से बीच में दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर विजन। और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा अफेक्ट होगा? सबसे लास्ट में हमारा टेम्पोरल फील्ड अफेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको ये स्कोटोमा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करे तो दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो OCT मेनली देखा जाता है, और इस OCT में हम क्या देखेंगे, तो ऑप्टिक डिस्क चेंजेज और विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखेंगे। अब OCT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCT का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो मेनली देखता है लेयर ऑफ लेटिना इनर से आउटर की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई। अब आगे जाने से पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये रिवीजन करते जाइएगा तो बहुत ईजी होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ब्लाइंड स्पॉट देखा। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के बाद क्या देखा कि वो क्या बढ़ रहा था, पारा सेंट्रल एरिया बढ़ रहा था। ठीक है, फिर जेरम बना, फिर जनरलाइज कंस्ट्रिक्शन हुआ। तो याद रखिएगा कि अगर कोई पूछेगा अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट ग्लाकोमा में कहाँ को देखने को मिलता है, तो सबसे पहले पारा सेंट्रल, फिर जेरम और फिर जनरलाइज कंस्ट्रिक्शन। अगर कोई करेक्टरिस्टिक बोले कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट का करेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले नजल विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है और सबसे लास्ट में टेम्पोरल विजन अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट स्कोटोमा है वो आर्क शेप का होता है और ये फॉलो करता है हॉरिजेंटल मेरिडियन को। ठीक है, मतलब जो ये था ये वर्टिकल मेरिडियन और ये हॉरिजेंटल मेरिडियन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आप देखिएगा निगेटिव स्कोटोमा भी होता है। तो निगेटिव स्कोटोमा में क्या आप होता है देखिएगा, तो कांट ऑब्जर्व ड्यू टू कॉर्टिकल फीलिंग इन, मतलब कि आपको स्कोटोमा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉर्टिकल फीलिंग हुआ है, मतलब आपको डार्कनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो हम किससे, हम पेरीमीटर से हम मेनली देखते हैं निगेटिव स्कोटोमा को। स्कोटोमा मतलब डार्कनेस और निगेटिव स्कोटोमा मतलब जहाँ पे मेनली डार्कनेस ना दिखे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जब विजुअल फील्ड की बात कर ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट है सबको बात कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं विजुअल पाथवे में। मान लीजिए कि ये वाला है क्या है हमारा लेफ्ट आई, ये राइट आई। इसमें जो डिफेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं लेफ्ट विजुअल फील्ड, यहाँ जो हो रहा है उसको कह रहे हैं राइट विजुअल फील्ड अफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आई को भी दो पार्ट में बांटा गया है। जो नोज की तरफ है उसको नजल और जो नोज से अवे है उसको टेम्पोरल पार्ट कहा गया है। दोनों तरफ ये कह दिए, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। इतना भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो क्या जा रहा है, नर्व फाइबर जा रहा है, वो सबसे पहले जाएगा कहाँ पर, ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व से वो जाएगा ऑप्टिक ट्रैक में
ऑप्टिक ट्रैक से जाएगा वो लेटरल गेनिकुलेट न्यूक्लियस में, या बोधिस कह सकते हैं। और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उसके बाद वो जाएगा, ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं इन्फीरियर ये रेटिनल फाइबर, जिसको मेयर लूप भी कहते हैं। और ये जो सुपीरियर वाला है उसको हम कहते हैं, ये सुपीरियर वाला, इसको कहते हैं सुपीरियर रेटिनल फाइबर या बाउम लूप। ठीक है, ये दोनों मिलके फिर कहाँ जाएगा, तो ये दोनों जाएगा कैलकेरियन सर्कस में। ठीक है, और ये कैलकेरियन सर्कस कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। पाथवे में क्या क्या है, सबसे पहले ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर लेटरल जेनिकुलेट बोधिज, और फिर उसी में फिर दो फाइबर आएगा, ये सुपीरियर और इन्फीरियर। और सुपीरियर इन्फीरियर दोनों कहाँ जाएगा, कैलकेरियन सर्कस में। ठीक है, यहाँ तक समझने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि हमारा, ये तो जानते हैं कि अपोजिट साइड अफेक्ट करता है। मान लीजिए पहले राइट का बताती हूँ। राइट का जो है वो सबसे पहले जाएगा कहाँ पर, तो राइट जो वाला नजल पाथ है वो जाएगा टेम्पोरल पाथ में, और फिर वो चला जाएगा कहाँ, सारे पाथवे को पूरा करते हुए कैलकेरियन। लेकिन जो टेम्पोरल पाथ है वो जाएगा नेजल तरफ और वो क्रॉस करेगा। एक बात याद रखिएगा, नेजल पाथ सिर्फ एक बार क्रॉस करता है और उसके बाद वो साइड वाइज से सेम साइड में निकलता है। देखिए दोनों में आप यही देखिएगा। तो अगर याद करने का तरीका रहेगा, अगर भूल गए तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करना है कि दो आई बनाना है, एक टेम्पोरल पाथ, एक नसल पाथ टेम्पोरल पाथ। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है कि जो नसल पाथ है वो सेम साइड जाता है। ठीक है, और जो सेम साइड चला गया, और जो टेम्पोरल साइड है वो डिफरेंट साइड जाता है। इस तरह से याद रखिएगा। और तीनों का तो आपको पता ही है कि कौन कौन सा ट्रैक होता है। सबसे पहले वो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करेगा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर लेटरल जेनिकुलेट, और उसके बाद वो कैलकेरियन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, ये दोनों क्रॉस कर गया। सबसे पहले अब इसके डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ और, ये जो हमारा ये लेटरल जेनिकुलेट बोधिज है ना, यहाँ पर भी मिली आपको 6 लैमिना मिलेगा। कितना लैमिना, 6 लैमिना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो 2 3 5 है, कौन कौन सा, 2 3 और 5, इसमें मेनली टेम्पोरल फाइबर क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और 1 4 और 6 है। ठीक है, इसमें क्या है, तो नजल फाइबर ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक समझ में आया, नजल फाइबर ज्वाइन करते हैं। नजल का कौन सा है, तो 1 4 6, टेम्पोरल फाइबर का कौन सा है, 2 3 5। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। देखिए अगर राइट आई का कह रहे हैं तो राइट पहले इधर चला जाएगा और फिर ये सेम ट्रैक पे चला जाएगा। ठीक है, और टेम्पोरल डिफरेंट ट्रैक पे जाएगा। वैसे इधर का नेसल सेम साइड पे जाएगा और टेम्पोरल डिफरेंट साइड पे जाएगा। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर क्या हो जाए कि हमारा ये लेसन हो जाए तो इसके कारण कौन से आई अफेक्ट होते हैं ये पता चलेगा। सबसे पहले आते हैं कि मान लीजिए हमारा कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ, तो राइट साइड का ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हुआ। कौन, राइट साइड का, ये राइट साइड है, इसका ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हुआ। पहला में क्या हुआ, राइट साइड का ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हुआ। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डॉक्टर हैं, वो क्या करेंगे, आपके सामने बैठेंगे। अगर लेफ्ट आई चेक करना है तो डॉक्टर का भी लेफ्ट आई होगा, आपका भी लेफ्ट आई होगा। अगर राइट साइड चेक करना है तो डॉक्टर क्या करेंगे, राइट साइड पेशेंट का और अपना भी राइट साइड और लेफ्ट आई को बंद रखेंगे, मतलब सेम साइड चलता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि आपका क्या हुआ है, राइट साइड का ऑप्टिक नर्व क्या हो गया, उसमें लेसन हो गया। तो इससे क्या होगा, ये मेनली होता है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण। अब क्या होगा, जो ये नसल वाला है, ये वाला भी हमारा अफेक्ट होगा और टेम्पोरल वाला भी अफेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि ये इसका साइड भी चला जाएगा और इसका साइड भी चला जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ राइट आई। ठीक है,
इसको या तो कह सकते हैं राइट मोनोकुलर ब्लाइंडनेस। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आँख में ब्लाइंडनेस हुआ है। या कह सकते हैं राइट एनोपिया। ठीक है, मान लीजिए कि लेसन यहाँ पर हुआ है। अब ये लेसन यहाँ पे हुआ है तो हमारा ये वाला नर्व फाइबर भी अफेक्ट होगा, ये वाला नर्व फाइबर भी अफेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी ब्लाइंडनेस आएगा और यहाँ पर भी ब्लाइंडनेस आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ लेफ्ट आई। ठीक है, और या क्या कहेंगे? लेफ्ट मोनोओकुलर ब्लाइंडनेस या लेफ्ट एनोपिया। ठीक है, ये समझ में आ गया दोनों का एक एक। लेकिन अगर समझ लीजिए कि जो विजन लॉस हुआ, जो विजन हुआ, लेसन जो हमारा आया वो सेंट्रल पाथ ऑफ ऑप्टिक कयाज में आया। कहाँ? सेंट्रल पाथ ऑफ ऑप्टिक कयाज में आया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखिए, ऑप्टिक कयाज से कौन क्रॉस कर रहा है? हमारा टेम्पोरल पाथ, और ये मेनली पिट्यूटरी के कारण ही होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर के कारण होता है। ठीक है, तो यह इससे क्या होगा? हमारा टेम्पोरल पाथ इफेक्ट हो रहा है, तो इधर से हमारा ये वाला साइड इफेक्ट होगा और इधर से ये वाला साइड इफेक्ट होगा। देखिए, ये है लेफ्ट राइट, दोनों अलग अलग हो रहा है, एक का लेफ्ट साइड एक का राइट साइड, तो इसको क्या कहेंगे? हेट्रोनिमस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? बाई टेम्पोरल हेट्रोनिमस। यहाँ तक समझ में आ गया? ये इसको हेमी एनोपिया भी कहेंगे। क्या? हेमी एनोपिया। हेमी एनोपिया क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका एक ही पार्ट, आई का आधा पार्ट ही अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, या कहेंगे इसको बाई टेम्पोरल हेट्रोनिमस। ठीक है, या इसको टनल विजन भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा समझिए, अगर लेसन जो हो वो लेटरल पाथ ऑफ ऑप्टिक कयाज में और एक साइड में हो। ठीक है, क्या? लेटरल पाथ ऑफ ऑप्टिक कयाज में और एक साइड में हो, तो क्या होगा? देख क्या होगा? मान लीजिए लेटरल साइड यहाँ पे अफेक्ट हुआ, तो इसके कारण कौन सा होता है? हमारा जो राइट आई है उसका नेजल फील्ड इफेक्ट होगा, मतलब कि ब्लाइंडनेस यहाँ आएगी, तो इसको क्या कहेंगे? राइट नेजल हेमी एनोपिया। लेकिन मान लीजिए यहाँ ना आके यहाँ पर हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट इफेक्ट होगा, तो इसको कहेंगे लेफ्ट नेजल हेमी एनोपिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए दोनों पार्ट लेटरल पार्ट में एक साथ इफेक्ट हो, तो क्या होगा? दोनों का नजल पाथ इफेक्ट होगा, तो इसको क्या कहेंगे? पहले तो बाई नजल, क्योंकि दोनों का नोज इफेक्ट हुआ है। फिर हेट्रोनिमस। हेट्रो क्यों? यहाँ राइट लेफ्ट, जो लेफ्ट आई है उसका राइट पाथ इफेक्ट हुआ है, जो राइट आई था उसका लेफ्ट आई इफेक्ट हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेट्रोनिमस। और पूरा आई तो नहीं, आधा आई इफेक्ट हुआ, इसलिए इसको कहेंगे हेमी एनोपिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो केस है उसमें क्या है कि मान लीजिए जो लेसन है वो ऑप्टिक ट्रैक में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में लेसन अफेक्ट हुआ, तो इससे क्या होगा? देखिए कहाँ जा रहा है? ये वाला पार्ट जा रहा है यहाँ पर, मतलब ये आई में ब्लाइंडनेस हो रहा है, और ये वाला पार्ट जा रहा है यहाँ पर, मतलब ये पार्ट में ब्लाइंडनेस होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों लेफ्ट साइड में ब्लाइंडनेस हो रहा है, इसलिए क्या होगा? होमोनिमस। ठीक है, और कौन से आई में हो रहा है? तो मेनली लेफ्ट साइड में हो रहा है, इसलिए लेफ्ट हेमोनिमस हेमी एनोपिया। क्या? लेफ्ट साइड में दोनों हो रहा है, होमोनिमस हेमी एनोपिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, अगर मान लीजिए यही राइट साइड में हुआ तो क्या होगा? तो यहाँ से इसको ऐसे ले जाइए, इसको यहाँ पर, और इसको यहाँ पर से इस तरह से ले जाइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया। सिंपल है। अब मान लीजिए जो हमारा लेसन है ना वो यहाँ पर है। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? अपर लिप ऑफ कैलकेरियन सल्कस ऑन द राइट साइड। राइट साइड का पहले बता रहे हैं, या सिर्फ राइट सुपीरियर रेटिनल फाइबर में हो रहा है। तो क्या होगा? एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अपर है तो लोअर पार्ट को अफेक्ट करेगा, या सुपीरियर है तो इन्फीरियर पार्ट को अफेक्ट करेगा। मतलब कि इसका क्या है? अगर लोअर फील्ड है, ठीक है, तो वो सुपीरियर रेटिना को अफेक्ट करेगा। अगर अपर फील्ड है या अपर लिप है तो वो क्या करेगा? लोअर रेटिना को अफेक्ट करेगा।
ठीक है। तो अपोजिट, तो यहाँ पर क्या बोला है, सुपीरियर, तो सुपीरियर वाला जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, टेम्पोरल का लोअर पाथ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इधर से ये वाला जा रहा है, ये इसका लोअर पाथ इफेक्ट करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो सबसे पहले सेम साइड में हो रहा है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, होमोनिमस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट होमोनिमस, ठीक है। लेकिन देखिए ये क्या पूरा हो रहा है तो कंप्लीट होता, अगर हाफ हो रहा था तो हाफ होता, लेकिन ये क्या है, ये क्वाड्रेंट पाथ है, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटिक एनोपिया। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही मान लीजिए कि इधर वाला में होता तो इसको क्या कहते हैं, राइट होमोनिमस इंफीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि लेसन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो लोअर लिप में हुआ या इन्फीरियर रेटिना में हुआ, ठीक है। सुपीरियर में नहीं, अब इन्फीरियर इस वाला पार्ट में हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, तो अभी क्या बताए थे, अगर सुपीरियर में हुआ तो इन्फीरियर पार्ट अफेक्ट हुआ था, अब इन्फीरियर रेटिना में हुआ तो पहले तो इस तरह जाएगा यहाँ पर, और ये किसको अफेक्ट करेगा, सुपीरियर पार्ट को। वैसे ही ये इस तरह से यहाँ पर जाएगा और ये अफेक्ट करेगा किसको, तो सुपीरियर पार्ट को, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सबसे पहले ये लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट होमोनिमस, क्योंकि सेम साइड है, सुपीरियर क्वाड्रेंटिक एनोपिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए अब लेसन कहाँ है, राइट ऑप्टिक में है या राइट जेनिकुलो कैलकेरिन पाथवे में है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर है, इसी को कहेंगे ना, ये जेनिकुलो कैलकेरिन ट्रैक दोनों के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ पे था ना, तो यहाँ से गया ये वाला पाथ को अफेक्ट किया, और ये यहाँ से गया ये वाला पाथ को अफेक्ट किया। इसका मतलब कि अगर आप ये पाथवे आपको बनाने आ जाएगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा नेमिंग करना। अब क्या है, ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट, और क्या है तो होमोनिमस, क्योंकि सेम साइड है, होमोनिमस देखिए लेफ़्ट राइट। फिर इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, तो आधा अफेक्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा, हेमी एनोपिया, मतलब लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया इसको कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि लेसन आ गया राइट विजुअल कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ब्रेन का अफेक्ट हो गया, तब क्या होगा, तो इसमें मेनली हमारा हो जाएगा लेफ्ट होमोनिमस एनोपिया, हेमी एनोपिया विथ मैकुलर स्पेरिंग, सेम चीज़ होगा इसमें भी। तो इसमें कैसे सेम चीज़ होगा, तो यहाँ पर भी यही ऑब्स्ट्रक्शन होंगे तो सेम चीज़ होंगे, ठीक है। अगर राइट साइड कह रहा है तो, और इसके कारण सेम नेमिंग होगा, लेकिन इसमें ये होगा ना कि मैकुलर स्पेयरिंग, इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हेमोनिमस हेमिएनोपिया विथ मैकुलर स्पेयरिंग, ठीक है। मैकुलर स्पेयरिंग क्यों लिखेंगे, जो मैकुलर रीजन होता है ना वो ऑप्टिकल लोब में होता है और उसमें डबल ब्लड सप्लाई होता है, एक तो पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी से और दूसरा मीडियल सेरिबुलर आर्टरी से, इसलिए हमारा जो मैकुला पाथ होता है ना वो अफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा विजुअल फील्ड समझ में आ गया होगा। रिवीजन के लिए चलिए एक और कर लेते हैं। सेंट्रल स्कोटोमा कहने का क्या मतलब है, सेंट्रल में डार्कनेस हुआ होगा। मोनो ऑकुलर लेसन विजन कहने का क्या मतलब है कि कोई एक पाथ अफेक्ट हुआ है। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, ए में यहाँ पर हो रहा है, जो हमारा नर्व फाइबर अंदर में है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो सेंट्रल स्कोटोमा होगा। बी मतलब क्या हो गया कि ऑप्टिक नर्व है उसमें ऑक्लूजन हो रहा है तो मोनो ऑकुलर लॉस होगा, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट आई है, देखिए राइट तरफ ऑक्लूजन हो रहा है तो राइट मोनो ऑकुलर विजन लॉस होगा, लेफ्ट तरफ ऑक्लूजन होगा तो लेफ्ट मोनो ऑकुलर विजन लॉस होगा, ठीक है। और अगर आप देखिए तीसरा केस क्या है, बीच में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया, क्यों, तो बीच में जो हो रहा है तो इससे जो ये वाला पाथ अफेक्ट हो रहा है, कौन सा पाथ, रुके, बीच में हो रहा है तो आपको क्या बताए थे कि क्रॉसिंग में मेनली कौन सा पाथ होता है, टेम्पोरल पाथ होता है, और जो नेसल पाथ होता है वो क्या होता है, देखिए जो नेसल पाथ होता है वो साइड से निकल जाता है
और जो क्रॉसिंग में होता है वो टेम्पोरल पाथ होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है याद रखने के लिए। तो अगर बीच में हो रहा है इसका मतलब कौन सा पाथ है? टेम्पोरल पाथ है, दोनों तरफ का है, इसलिए बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया। DGH, डी और कहाँ है जी और एच, अगर ये तीनों इफेक्ट होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया। कॉन्ट्रालेटरल मतलब लेटरल पाथ में दोनों का सेम साइड, हेमियनोपिया। अगर ई और जे में, ई और जे कहाँ है? जे दिख नहीं रहा है। ई और जे यहाँ और यहाँ हुआ तो क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल सुप्रा क्वाड्रिटोपिया अभी बताए थे। फिर कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर टोपिया, इंफीरियर टोपिया मतलब सुपीरियर लिप अफेक्ट हो रहा होगा या अपर लिप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैकुला स्पेरिंग मतलब कि कॉर्टेक्स अफेक्ट हो रहा है। के देखिए यहाँ पे, देखिए हमारा कॉर्टेक्स अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया फिजुअल फील्ड इफेक्ट और फिजुअल